हेलो बच्चों। आज हम लोग जो कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग जितने भी हैं कुछ क्वेश्चन देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड, और एक दो और रिलेशन आप लोगों का बचा हुआ है। आज उसको पढ़ा के कंसंट्रेशन टर्म हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे खत्म कर देना है। तो सबसे पहला क्या है कि आप लोगों को मैं एक दो क्वेश्चन दिया हूँ, उसको सॉल्व कीजिए। क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ऑलरेडी ये पढ़ चुके हो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय, द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 800 milliliter, the molarity of a solution is obtained by mixing 800 milliliter of 0.5 molar HCl with 200 milliliter of 1 molar HCl will be। क्वेश्चन समझ में आ गया कि HCl का दो सॉल्यूशन है। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को अगर बेटा हमको सॉल्व करना है, आप लोगों को टॉपिक बता चुका हूं कि ये जो है रिजल्टिंग मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन का टॉपिक है बेटा, कि जब दो या दो से अधिक सॉल्यूशन को आपस में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तब उसकी मोलरिटी क्या होगी। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताया हूं कि यहाँ पे दो HCl दिया हुआ, एक जो है फर्स्ट सॉल्यूशन है और एक बच्चा क्या है, सेकंड सॉल्यूशन है। ये जो फर्स्ट सॉल्यूशन है, इस फर्स्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 800 मिलीलीटर, और इसकी कंसंट्रेशन कितना है बेटा, 0.5 है। इसकी कंसंट्रेशन कितना है, 0.5 है। अब ये जो दूसरा सॉल्यूशन है, इसकी वॉल्यूम कितना है, 200 मिलीलीटर, और इसका कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोल। दोनों जो है HCl सॉल्यूशन है, ये भी HCl है बच्चा, ये भी HCl सॉल्यूशन है। जब इस दोनों सॉल्यूशन को आपस में क्या करना है, इंटरमिक्स करना है, तो जैसे ही इंटरमिक्स करोगे बेटा, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, मोलरिटी यानी वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग, तो क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2। तो V1 कितना है बच्चा, तो V1 है 800 और V2 कितना है 200, तो ये हो गया 1000 मिलीलीटर। अब ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, इसी की मोलरिटी पूछ रहा है कि क्या होगा। एक जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है मिक्स करने के बाद, इस मिक्स करने के बाद इस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। तो मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया, ध्यान दीजिए, दोनों सेम नेचर, ए भी एसिड है और ए भी एसिड है, दोनों एसिडिक नेचर का सॉल्यूशन है। तो बेटा मैंने फार्मूला बताया है कि MR = M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। बता चुका हूं M1V1, तो M1 कितना दिया हुआ बेटा, M1 है 0.5, V1 कितना 800, M2 कितना है, M2 आपका 1 है, V2 कितना है 200 अपॉन 1000। ओके, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 400 प्लस 200 अपॉन 1000, ये आ जाएगा 600 अपॉन 1000, ये डबल जीरो, तो कितना हो जाएगा 0.6 मोलर आंसर हो जाएगा। तो मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन बेटा कितना हो जाएगा, 0.6। मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितना बेटा, 0.6। बात समझ में आया, क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को। अगर एक क्वेश्चन क्लियर हो गया तो दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 138 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, 138 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल इज मिक्स्ड विथ 138 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल इज मिक्स्ड विथ 72 ग्राम ऑफ वाटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि 138 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल में कितना ग्राम वाटर को मिक्स कर रहा है, 72 ग्राम वाटर को मिक्स कर रहा है। कि 138 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल इज मिक्स्ड विथ 72 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल टू वाटर। तो रेशियो पूछ रहा है किसका बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल टू वाटर। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आपका क्या पूछ रहा है, उसको हम लोग अगर देखें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेटा इथाइल अल्कोहल C2H5OH अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का रेशियो पूछ रहा है। ये आपसे पूछ रहा है ना। अब देखिए कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, जैसे अगर हम निकालें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, तो क्या लिखेंगे कि मोल्स ऑफ C2H5OH अपॉन मोल्स ऑफ
प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ये लिखेंगे बेटा। अगर मैं बात करूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर लिखना हो तो क्या लिखोगे कि मोल्स ऑफ H2O अपॉन तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH प्लस मोल्स ऑफ H2O। अब इसको क्या करो, डिवाइड करो। तो जैसे ही डिवाइड कर दोगे तो डिवाइड करोगे तो मोल फ्रैक्शन का रेशियो जो होगा बेटा C2H5OH अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O का जो रेशियो होगा, तो मोल फ्रैक्शन का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, मोल्स के रेशियो के। किसके इक्वल, मोल्स के रेशियो। तो मोल्स ऑफ C2H5OH अपॉन मोल्स ऑफ H2O। यहां से ध्यान दीजिए कि मोल्स का रेशियो, मोल फ्रैक्शन का रेशियो जो होगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नोट में एक लाइन इसको नोट पॉइंट डाल के आप लोग लिख लीजिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू द मोल ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ B। मोल फ्रैक्शन का रेशियो किसके इक्वल बेटा, मोल्स के रेशियो के इक्वल। मोल फ्रैक्शन का रेशियो किसके इक्वल, मोल्स के रेशियो। ये याद रखिएगा, एक आपका ये नॉर्मल शॉर्टकट का फॉर्मूला आपको बन गया कि मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चा, तो मोल्स के रेशियो के इक्वल। ओके, अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उस चीज को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि 138 ग्राम ऑफ वाट इथाइल अल्कोहल, क्या दिया हुआ है, मास दे रखा है कि इथाइल अल्कोहल का मास बच्चा कितना है, तो मास ऑफ इथाइल अल्कोहल। इस फॉर्मूले को आपको दिमाग में लिख लीजिएगा, नोट बना के इसको लिख लीजिएगा कि मोल फ्रैक्शन का रेशियो किसके इक्वल, मोल्स के रेशियो। तो मोल मास ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH कितना है बच्चा, 138। क्या है, 138। तो हम निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, C2H5OH का मोल्स निकालेंगे तो 138 अपॉन मोलर मास कितना 46, इसका मोल्स कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। अब हम बात करते हैं कि वेट ऑफ H2O कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, तो वेट ऑफ H2O है 72 ग्राम, 72 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा बेटा, 18। तो मोल्स ऑफ H2O आपका 72 अपॉन 18 इज इक्वल टू 4 मोल्स। रेशियो पूछ रहा था, तो मोल फ्रैक्शन का रेशियो, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, तो 3/4। ए हो गया, रेशियो का बात कर रहा है तो 3:4 रेशियो हो जाएगा, 3:4 रेशियो। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को, नोट कीजिए, समझ में आ गया। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा तो इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा आप लोग, नोट कीजिए। ओके, क्लियर ना। यहां से एक पॉइंट भी आप सीख गए, मोल फ्रैक्शन का रेशियो किसके इक्वल, मोल्स के रेशियो के इक्वल। मोल फ्रैक्शन का रेशियो किसके इक्वल बेटा, मोल्स के रेशियो के इक्वल। कुछ और जो रिलेशन था, एक दो रिलेशन और बचा हुआ, उस रिलेशन को देखते हैं बेटा। तो नेक्स्ट रिलेशन लिखिए, रिलेशन बिटवीन मोलेरिटी एंड मोलेलिटी। रिलेशन बिटवीन मोलेरिटी एंड मोलेलिटी, इस दोनों में रिलेशन क्या होता है, ध्यान दीजिए कि रिलेशन बिटवीन मोलेरिटी एंड मोलेलिटी ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा। कि अगर आपको मोलेरिटी दिया हुआ है तो मोलेलिटी कैसे निकालते हैं, मोलेलिटी दिया हुआ है तो मोलेलिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन में बेटा प्रूफ नहीं पूछता है, इसलिए प्रूफ हम नहीं करेंगे। मोलेलिटी इक्वल टू 1000 इंटू मोलेरिटी,
1000 into molarity upon 1000 into density minus m into mv, m into mv। ये आपका रिलेशन हो गया कि मोलरिटी इक्वल टू 1000 into मोलरिटी, मोलरिटी इक्वल टू 1000 into मोलरिटी अपॉन 1000 into डेंसिटी माइनस m into mv, माइनस m into mv। क्लियर है? ध्यान दीजिए, इस रिलेशन को आपको क्या करना है, रट जाना है। प्रूफ मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसका प्रूफ नहीं पूछता है। ये आपकी जो जेई है, नीट की जो क्वेश्चन है, बोर्ड से तो इतना रिलेट नहीं करता, लेकिन जो जेई और नेट की क्वेश्चन है, फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन होती है, तुरंत वैल्यू दिया रहेगा, पुट कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे क्या क्या कौन सा टर्म को बोलेंगे, वेयर m है बेटा मोलरिटी, m कैपिटल M मोलरिटी, d है डेंसिटी, d आपका डेंसिटी, और ध्यान दीजिए डेंसिटी जब भी हम यहाँ पे पुट करेंगे किसमें, ग्राम पर ml में। mb है बेटा, mb है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, mb आपका क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बात समझ में आया कि रिलेशन बिटवीन मोलरिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन है बेटा, तो मोलरिटी इक्वल टू 1000 into मोलरिटी, 1000 into मोलरिटी अपॉन 1000 into डेंसिटी माइनस m into mb, वेयर m हो गया मोलरिटी, d हो गया डेंसिटी, mb हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बात क्लियर हुआ? अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन लिखिए बेटा कि डेंसिटी ऑफ ए, डेंसिटी ऑफ ए 2.05 कैपिटल M, 2.05 मोलर, सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बेटा CH3COOH in water, acetic acid in water is 1.02 gram per ml, 1.02 gram per ml। The molality of solution, the molality of solution, the molality of solution is, the molality of solution is। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा कि डेंसिटी ऑफ ए 2.05, डेंसिटी ऑफ ए 2.05 सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, डेंसिटी ऑफ 2.05 सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज 1.02 ग्राम पर ml। तो पूछ क्या रहा है बेटा, द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, सिंपल सा, ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है, मोलरिटी दे रखा है 2.05, मोलरिटी कितना है 2.05, डेंसिटी कितना है बेटा, तो डेंसिटी है 1.02 ग्राम पर ml। मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड निकाल लेते हैं, तो मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड यानी Mb क्या हो जाएगा बेटा 60, मोलर मास कितना 60। अब इसका मोलरिटी निकालना, तो मोलरिटी इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे 1000 into m अपॉन 1000 into d माइनस m into md। तो 1000 into 2.05 अपॉन 1000 into डेंसिटी 1.02 माइनस 2.05 into 60। ये फाइनली सॉल्व कर दीजिएगा बेटा, तो मोलरिटी जो इसका होगा m इक्वल टू 2.28 मोल पर केजी, इसका आंसर हो जाएगा 2.28 मोल पर केजी। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 2.28 मोल पर केजी। नोट कीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए बेटा। क्लियर हो गया? चलिए अच्छी बात है, क्लियर हो गया। तो इस रिलेशन को याद रखना है कि
मोलैलिटी इक्वल टू 1000 into मोलैलिटी अपॉन 1000 into डेंसिटी माइनस m into mb, माइनस m into mb। अब देखिए लास्ट जो रिलेशन है उसको भी मैं बता देता हूं। लास्ट रिलेशन है कंसंट्रेशन टर्म का, तो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ध्यान दीजिए क्या कर रहा है बेटा, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होगा उसको हम लोग देख लेते हैं कि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में बेटा क्या रिलेशन होगा उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है। तो ध्यान दीजिए, प्रूफ मैं आप लोग बार बार बोल रहा हूं कि प्रूफ का जरूरत नहीं है, मेनली है कि आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू 1000 into xb, 1000 into xb upon 1 minus xb into ma। तो मोलैलिटी इक्वल टू 1000 into xb upon 1 minus xb into ma, where xb हो जाएगा बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। xb क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ma आपका क्या हो जाएगा बेटा, ma हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ma क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ma बेटा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, नोट कीजिए इसको। अब इससे रिलेटेड हम लोग को एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन लिखिए बेटा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट in a 1 molar aqueous solution, 1 molar aqueous solution is 1 molar aqueous solution है। ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन लिखिए बेटा। क्वेश्चन लिखिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज। मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका बेटा, सोल्यूट का। कितने मोलर में, 1 मोलर। मोलर का मतलब क्या हुआ, आप लोग को बता चुका हूं कि मोलर का मतलब क्या हुआ बेटा, मोलैलिटी। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करें, इसका अगर सॉल्यूशन किया जाए तो मोलैलिटी कितना दे रखा है बेटा, मोलैलिटी यानी स्मॉल m इक्वल टू 1 है, एक्वस सॉल्यूशन है। तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यानी H2O, ये कितना हो जाएगा 18 ग्राम। फॉर्मूला पे पुट कीजिए कि मोलैलिटी इक्वल टू 1000 into xb नहीं दिया हुआ है अपॉन 1 minus xb into 18। ये कितना है 1 इक्वल टू 1000 xb अपॉन
18 माइनस 18xb, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 18xb इक्वल टू 1000xb, तो 1018xb इक्वल टू 18, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड जो हो जाएगा 18/1018, जो कि सॉल्व कर दीजिएगा तो 0.0177 इसका आ जाएगा आंसर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा बेटा 0.0177 ओके, बात क्लियर हो गया। तो ये जो कंसंट्रेशन की जितने भी टर्म थे बेटा, कंसंट्रेशन से जितने भी टर्म थे सारे टर्म मैंने खत्म कर चुका हूं। तो कंसंट्रेशन से रिलेटेड जितने भी टर्म थे उस सभी टर्म को मैं क्या कर चुका हूं बेटा, पढ़ा चुका हूं, खत्म भी कर चुका हूं। एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशन भी मैं बता चुका हूं। एक छोटी सी टर्म है बेटा, 2 मिनट का टाइम लेंगे आप लोगों का, कि 2 मिनट का टाइम और आप लोग दे दीजिए, 2 मिनट में इस बात को हम लोग सीख लेंगे, ठीक ना। देखिए 2 मिनट और है। एक स्पेशल केस होता है फॉर H2O2 सॉल्यूशन, फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं बेटा, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं कि यदि आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन दिया हो H2O2, तब क्या होगा, ध्यान दीजिए। H2O2 सॉल्यूशन जो है बेटा, इस H2O2 को अगर हीट करोगे तो एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हीट करते हो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 और 2 यहां पे लगा दीजिए, तो 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ठीक ना। तो ये सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर मैं बात करूं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2, तो मोलर मास इसका 34 और इसका बेटा n फैक्टर यहां से, इसका n फैक्टर होता है बेटा 2 होता है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 17। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना 17। तो इससे रिलेटेड क्या क्या जानना है, तो पहला जानना ये कि मोलेरिटी इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, मोलेरिटी m इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है बेटा कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2, या इसी को लिखते हैं V अपॉन 11.2, कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2, ठीक है। दूसरा हम बात कर रहे हैं नॉर्मेलिटी इक्वल टू लिख सकते हैं बेटा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलेरिटी इनटू n फैक्टर, मोलेरिटी m इनटू n फैक्टर, मोलेरिटी m इनटू n फैक्टर। तो यहां से ये सिर्फ किसके लिए है, ये जो जितने भी फॉर्मूले हैं ये सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन के लिए लगाएंगे। तो नॉर्मेलिटी n इक्वल टू मोलेरिटी कितना है बेटा कि V अपॉन 11.2 n फैक्टर 2, ये हो जाएगा V अपॉन 5.6। ये आपका क्या हो गया नॉर्मेलिटी, ये नॉर्मेलिटी इक्वल टू हो गया V अपॉन 5.6। V क्या है बेटा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, V क्या है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक ना। अगर हम बात करें सॉल्यूशन स्ट्रेंथ का, बात करें, तीसरा लिख सकते हैं सॉल्यूशन स्ट्रेंथ। तो सॉल्यूशन स्ट्रेंथ H इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, S इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। तो नॉर्मेलिटी कितना आया था बेटा
नॉर्मेलिटी V अपॉन 5.6 इंटू इक्विवेलेंट वेट 17, V अपॉन 5.6 इंटू इक्विवेलेंट वेट 17, ये हो जाएगा ग्राम पर लीटर। तो इसमें आपको मेनली इस फॉर्मूले को याद रखना है, मोलरिटी वाला और ए नॉर्मेलिटी वाला। तो दो फॉर्मूले आपको दिमाग में रखना है कि अगर आपको H2O2 सॉल्यूशन दिया हो, यदि बच्चा आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन हो, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की इक्विवेलेंट वेट कितना बेटा 17, मोलरिटी कितना होता है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2, नॉर्मेलिटी क्या होता है V अपॉन 5.6, V अपॉन 5.6। ओके, इसको नोट कीजिए बेटा, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, ये आसान सी टॉपिक है। इसको आप जब हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ेंगे, 11वीं क्लास की चैप्टर है हाइड्रोजन, उसी में ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड पढ़ना है, जहाँ पे मोलरिटी पढ़ना है, उसका नॉर्मेलिटी पढ़ना है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ पढ़ना है, ये सारी चीजें हम लोग को क्या करना है बेटा, जानना है, नोट कर लो। ओके, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन इससे भी कर लेते हैं। देखिए बेटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट स्ट्रेंथ, कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ 44.8 V H2O2 solution in terms of पहला पूछना है बेटा मोलरिटी, फर्स्ट है मोलरिटी, सेकंड है बेटा नॉर्मेलिटी, सेकंड आपका क्या है नॉर्मेलिटी। तो कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ 44.8 V H2O2 सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी और नॉर्मेलिटी के टर्म में इसकी स्ट्रेंथ निकालनी है। इसकी स्ट्रेंथ किसके टर्म में बेटा, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी के टर्म में। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ यानी V कितना दिया हुआ है 44.8, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा, तो मोलरिटी इक्वल टू V अपॉन 11.2, तो हो जाएगा 44.8 अपॉन 11.2, तो ये हो जाएगा कितना, मोलरिटी कितना आ गया 4 आ गया, कितना बेटा मोलरिटी 4। अगर नॉर्मेलिटी पूछता है तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू पढ़ेंगे कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर, तो मोलरिटी कितना 4, n फैक्टर कितना 2, तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन लिखिए, द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ of 1.5 n H2O2 solution, 1.5 n H2O2 solution is the volume strength of 1.5 normal, the volume strength of 1.5 normal H2O2 solution है। देखिए क्या निकालना है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है बेटा, नॉर्मेलिटी दे रखा है तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू V by 5.6, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू 5.6 इनटू नॉर्मेलिटी, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू 5.6 इनटू 1.5, 5.6 इनटू 1.5 जो कि इक्वल हो जाएगा 8.4 के, किसके इक्वल बेटा 8.4 के। क्लियर? तो मैंने जितने भी आपके कंसंट्रेशन टर्म था बेटा, सभी कंसंट्रेशन टर्म को मैंने क्या किया,
हर एक कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ाया, हर एक कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी करा दिया हूँ। तो आई होप आप लोग की जो कंसंट्रेशन टॉपिक है अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन का सोल्युबिलिटी टॉपिक, यानी सेकेंड पार्ट, यानी जो हम लोग की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो चैप्टर है इस सॉल्यूशन का, तो उसी में हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर देंगे सोल्युबिलिटी। ओके, तो ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू।